नमस्कार, क्रिश सिंह आर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बेटे बहू को माँ और दादी से चालबाजी करना पड़ गया भारी। आज अतुल विदेश से अपने घर वापस लौट रहा था। उसकी माँ और दादी के उदास चेहरे उसकी आंखों के सामने रह रहकर आ रहे थे। दरअसल अतुल पिछले 4 वर्षों से विदेश में ही था और इस दौरान 8 महीने पहले ही उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। मृत्यु से करीब 2 घंटे पहले उसके पिताजी ने उससे वीडियो कॉल पर बात की थी। अपने पिता के आखिरी शब्द उसके कानों में अब भी गूंज रहे थे। सदा खुश रहो बेटा और डॉक्टर बनकर हमारा नाम रोशन करना। अपने पिता की मृत्यु पर वह बहुत रोया था। उसका दिल अपार दुख से भर उठा था, परंतु वीजा न लग पाने के कारण वह आ नहीं पाया था। उसके मन में विचार चल रहे थे कि आज उसकी माँ उसे अचानक अपने पास देखकर कितनी खुश हो जाएगी, और जब माँ को यह मालूम पड़ेगा कि मैं गुड़गांव के ही एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर नियुक्त हो गया हूँ, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और उसकी बूढ़ी दादी माँ तो उसे देखते ही उसे अपने गले से लगा लेगी। दादी माँ के लिए जो शाल खरीद कर लाया हूँ वह उन पर कितनी खूबसूरत लगेगी। जब अतुल घर पहुंचा तो देखा कि उसकी भाभी गीतू रसोई घर में बच्चों के लिए खाना बना रही थी। अतुल के भतीजा और भतीजी दोनों आंगन में खेल रहे थे। पहले तो वो अपने चाचा को पहचान ही नहीं पाए, लेकिन थोड़ी ही देर में चाचू चाचू कहकर अतुल की ओर दौड़ते हुए आए और उससे लिपट गए। बच्चों की आवाज़ सुनकर भाभी भी आंगन में आ गईं, लेकिन अतुल देखकर हैरान था कि उसकी भाभी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वह कुछ घबराई हुई सी नजर आ रही थीं। अतुल को देखकर बोली, अरे भैया, आपने तो आने से पहले बताया भी नहीं। आपने तो कहा था कि कुछ साल आप वहीं रहकर नौकरी करेंगे। हाँ भाभी, लेकिन यह बात भी सच है कि अपने परिवार से दूर रहकर विदेश में मेरा मन नहीं लगता था, इसलिए मैंने इंडिया में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया और अब आपके देवर को यहाँ के एक बहुत बड़े अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर नियुक्त कर लिया गया है। यह सुनकर गीतू की आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल मैं आप सभी को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं भारत आ रहा हूँ। ऐसा कहते हुए अतुल अपनी माँ के कमरे में प्रवेश किया और बोला, माँ कहाँ हो आप? लेकिन उसे माँ कहीं नहीं नजर आई। माँ के कमरे से निकलकर वह अपनी दादी के कमरे में गया। अम्मा देखो, आपका पोता वापस आ गया है। लेकिन वह हैरान रह गया कि अम्मा भी कमरे में नहीं थीं। तभी अतुल का भतीजा पीछे से आया और बोला, चाचू आप किसे ढूंढ रहे हैं? दादी और बड़ी दादी तो यहाँ नहीं रहते। तभी जल्दबाजी में उसकी भाभी गीतू पानी लेकर आई। अतुल, जो अपने भतीजे की बात सुनकर हैरान रह गया था, अपनी भाभी से पूछने लगा, भाभी ये मोनू क्या कह रहा है? अरे देवर जी, ये बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं, गीतू ने पानी बढ़ाते हुए कहा और मोनू को इशारे से बाहर जाने के लिए कहा। तभी अतुल बोला, लेकिन भाभी, माँ और अम्मा हैं कहाँ? वह मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहे? तभी उसकी भाभी गीतू अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट लिए बोली, अरे देवर जी, आपको बताया तो था, माँ तो दादी को लेकर केदारनाथ की यात्रा पर गई हैं। पर यात्रा पर तो माँ और दादी 1 महीने पहले गए थे। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था और मैं उन्हें कब से फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर उनका फ़ोन लगता ही नहीं। अरे देवर जी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। माँ जी का 1 हफ्ते पहले ही फ़ोन आया था। उन्होंने बताया था कि उन्हें आने में कुछ और समय लग जाएगा। वहाँ सिग्नल की प्रॉब्लम रहती है, इस कारण उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा। परेशानी की कोई बात नहीं, वह बिल्कुल ठीक हैं। इतना कहकर गीतू वापस रसोई घर में खाना बनाने चली गई और अतुल थोड़ी देर के लिए अपने माँ पिताजी के कमरे में चला गया। वहाँ लगी पिताजी की तस्वीर को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए और कहने लगा, देखिए पिताजी, आज आपके बेटे ने आपका सपना पूरा कर दिया है। आज आपका बेटा डॉक्टर बन गया है। अतुल को वह दिन याद आने लगा जब उसने अपने परिवार वालों को यह खबर दी थी कि आगे की डॉक्टर की पढ़ाई के लिए उसका एडमिशन भी देश के एक बहुत बड़े कॉलेज में हो गया है। जब अतुल ने अपने घर के सभी लोगों को
यह खुशखबरी सुनाई थी तो पूरे परिवार के सभी लोग बहुत खुश हो गए थे और उनके मन में अपने बेटे से दूर होने की पीड़ा भी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। दादी माँ तो उसके विदेश जाने की बात सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो गई थीं, क्योंकि दादी के साथ अतुल का खास लगाव था। अतुल भी उनसे बहुत प्यार करता था। बचपन से लेकर बड़े होने तक अतुल अपनी दादी के पास ही सोता था, उनसे कहानी सुना करता था। अतुल के बड़े भाई ने पिताजी का बिजनेस संभाल लिया था और उसकी भाभी एक गृहिणी थी। माँ से घर का काम कुछ ज़्यादा नहीं हो पाता था। दादी की कमर भी झुक गई थी, लेकिन संयुक्त परिवार था और सभी एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रखते थे। अतुल के माता पिता अपनी माँ की पूरी सेवा करते थे। दादी माँ के खाने से लेकर दवाई तक का ध्यान अतुल की माँ सावित्री ही रखती थी। जब अतुल ने विदेश जाने की बात बताई तो उनकी माँ और दादी बहुत दुखी हो गई थीं, लेकिन उसके पिता ने उसे पूरा हौसला दिया। उन्हें उस पर पूरा यकीन था। जिस दिन अतुल की फ्लाइट थी तो घर से निकलने से पहले अतुल अपनी दादी माँ का आशीर्वाद लेने गया तो दादी माँ ने अलमारी खोलकर दादाजी की अंगूठी निकाली और आशीर्वाद के रूप में उनके हाथ में रख दिया और आंसुओं से भरी आंखें लिए बड़े प्यार से उसकी ओर निहारने लगीं। तब अतुल ने कहा, दादी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मिलने आता रहूँगा। अतुल को विदा करते समय उसकी माँ भी बहुत भावुक हो गई थी, लेकिन उसके पिताजी ने उसे आशीर्वाद देते हुए बड़ी खुशी खुशी विदा किया था। सबके आशीर्वाद से अतुल ने विदेश में खूब मन लगाकर पढ़ाई की और अपनी पार्ट टाइम जॉब से जो पैसा कमाता था उसका कुछ हिस्सा हर महीने अपने घर में भी भेजा करता था। विदेश में रहकर उसे अपने घर की बहुत याद आती थी, परंतु वीज़ा न लग पाने के कारण वह नहीं आ पाया था। अक्सर घर पर वीडियो कॉल से उसकी बात होती रहती थी, परंतु पिछले 1-1.5 महीने से कुछ ऐसा हो रहा था कि अपनी माँ और दादी से उसकी बात नहीं हो पा रही थी। घर के बाकी लोग भी उससे बहुत कम बात करते थे। अतुल लगातार अपने पिताजी की तस्वीर को निहारता जा रहा था। तभी गीतू कमरे में आई और बोली, देवर जी, मैंने खाना बना दिया है, आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए। लेकिन अपनी दादी और माँ से इतने वर्षों के बाद मिलने का जो उत्साह अतुल के मन में था, वह सारा उत्साह ठंडा हो गया था। उसके भतीजा भतीजी उसके पास आए। हमारे लिए क्या लाए हो चाचू? तभी अतुल ने उन दोनों को अपने बैग में से ढेर सारे खिलौने और चॉकलेट्स निकाल कर दिए। पिताजी तो अब रहे नहीं और माँ और दादी भी घर पर नहीं हैं। यह सोच सोचकर अतुल को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अपना घर ही काटने को दौड़ रहा हो। शाम के समय जब उसका बड़ा भाई घर वापस आया तो थोड़ी देर के लिए अतुल ने उससे बातचीत की, परंतु आज बात करते हुए न जाने क्यों उसे ऐसा लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उसे अपने भाई भाभी का व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था। कुछ गड़बड़ तो है, यह सोचकर उसका मन अशांत हो रहा था। अगले दिन अतुल ने अपने पिता की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अस्पताल के लिए निकल गया। जैसे ही अतुल अस्पताल पहुंचा तो अस्पताल के कर्मचारी झुककर उसका अभिवादन कर रहे थे। अतुल जैसे ही अपने केबिन में पहुंचा तो सबसे पहले उसने दीवार पर अपने पिताजी की तस्वीर लगाई ताकि उसके पिताजी का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहे। अस्पताल में सभी लोग उससे बड़ी इज्जत से बात कर रहे थे। अतुल को भी मरीजों का दुख दूर करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। दोपहर के समय जब अतुल मरीजों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल में राउंड पर निकला तो अस्पताल के बेड पर लेटी एक बूढ़ी अम्मा को देखकर उसका दिल करुणा से भर आया। उसे बूढ़ी अम्मा के शरीर को देखकर लगा कि जैसे वह कुछ जानी पहचानी है। वह दीवार की ओर चेहरा किए सो रही थीं। जगह जगह से फटी हुई साड़ी से अपने सर को ढककर रखा था। चांदी से चमकते हुए बाल उसके फटे पल्लू से झांक रहे थे। उसे बूढ़ी अम्मा को देखकर अतुल को कुछ आकर्षण सा महसूस हो रहा था। अतुल जब केबिन की ओर वापस आने लगा, इस समय सफाई कर्मचारी सब सफाई और झाड़ू पोछा करने में लगे हुए थे। फोन पर बात करते करते अचानक अतुल के कानों में एक कर्कश आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि अस्पताल की नर्स एक अधेड़ उम्र की सफाई कर्मचारी पर जोर जोर से चिल्ला रही थी।
जब तुम लोगों से काम नहीं हो पाता तो नौकरी क्यों पकड़ लेती हो? घर पर क्यों नहीं बैठ जाती? ढंग से पोछा तक नहीं लगाया जाता तो यहाँ क्या कर रही हो? वह बेचारी महिला सफाई कर्मचारी सिर झुकाए चुपचाप उसकी बातें सुनती जा रही थी। यह देखकर अतुल को बहुत बुरा लगा। जैसी वह उस ओर गया, उसे महिला कर्मचारी में अपनी माँ की छवि नजर आने लगी। फिर सोचने लगा कि माँ यहाँ कैसे हो सकती है। यह सोचते हुए वह जैसे ही थोड़ा और नजदीक आया, अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उस औरत को देखकर अतुल दंग रह गया, क्योंकि वह सफाई कर्मचारी सच में उसकी माँ ही थी। उसकी माँ की आंखों से आंसू धारा बहती जा रही थी। तभी वह नर्स बदतमीजी से बोली, मैं आज ही तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें नौकरी से निकलवाती हूँ। इस समय अतुल के सब्र का बांध टूट गया और नर्स को डांटते हुए बोला, नौकरी से तो मैं तुम्हें निकलवाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने से बड़ी उम्र की औरत से ऐसे बात करने की? वह कोई नौकरानी नहीं बल्कि मेरी माँ है। यह सुनकर नर्स का मुंह खुला का खुला रह गया। सब लोग हैरानी से अतुल की ओर देखने लगे। तभी अतुल के मुंह से निकला, माँ आप यहाँ इस हालत में? आप तो तीर्थ यात्रा पर गई थी ना, तो फिर आप यहाँ कैसे? और अम्मा कहाँ हैं? अपने बेटे को देखकर सावित्री जी अपने बेटे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगीं और इस अस्पताल के बेड पर लेटी हुई बूढ़ी अम्मा के पास ले गईं, जो फटी हुई साड़ी में निढाल लेटी हुई थी। अपनी माँ और दादी की ऐसी हालत को देखकर अतुल का दिल करुणा से भर आया। तभी उसकी दादी भी नींद से जाग गईं। सावित्री जी ने कहा, देखो अम्मा जी, कौन आया है? आपका पोता अब डॉक्टर बन चुका है। सामने अपने डॉक्टर पोते को देखकर दादी की आंखों में आंसू भर आए और बड़े प्यार से अपने पोते के चेहरे पर सहलाकर उसे खूब सारे आशीर्वाद दिए। लेकिन अतुल के दिमाग में हजारों सवाल कौंध रहे थे। वह बोला, माँ दादी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ ना। अब आप मुझे बताइए कि क्या बात है। तभी अम्मा ने कपकपाती आवाज में कहा, बेटा तेरे पिताजी के जाने के तुरंत बाद ही तेरे बड़े भाई अमित ने तेरे पिता के सारे कारोबार को हथिया लिया। और बेटा तू तो जानता ही है कि तेरे पिताजी के पास जितनी भी जमा पूंजी थी उन्होंने मकान बनवाने पर खर्च कर दी। अपने बुढ़ापे के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं जोड़े थे। लेकिन अब तेरे पिताजी के जाने के बाद तेरी माँ को दवाइयों के लिए और छोटी छोटी जरूरतों के लिए पैसे तो चाहिए होते थे, तो तेरे भाई भाभी के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे और उन दोनों को तो 50 रुपए देने में भी आफत आ जाती थी। गीतू बहू आए दिन मार्केट जाती थी और अपने लिए नए से नए कपड़े खरीद लाती थी। उससे अमित को कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अगर तुम्हारी माँ ने 500 रुपए भी मांग लिए तो घर में क्लेश शुरू हो जाता था। यहाँ तक कि खाने पीने और दवाइयों के लिए भी वे दोनों तेरी माँ को तंग करने लगे। तेरी भाभी बस अपने पति और बच्चों के लिए सुबह शाम का खाना बनाती थी और बाकी के सारे काम तेरी माँ से करवाती थी। झाड़ू पोछा बर्तन सभी काम मेरी बहू करती थी। और जब मेरे अपने लिए 2 रोटियां बनाने लगती थी तो तेरी भाभी 10 बातें सुनाती थी और तेरी माँ को यह सब देखकर बड़ा दुख होता था। और अगर मैं कुछ कहती तो जोर से चिल्लाकर मुझे डरा धमकाकर चुप करा देती थी और कहती थी कि एक तो पड़े पड़े खर्च बढ़ा रहे हैं, ऊपर से मुझे ही ज्ञान देती हैं। चुपचाप एक कोने में पड़ी रहो, नहीं तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। तुझे नहीं मालूम बेटा, तेरे जाने के बाद हमने कितने दुख झेले हैं। ऐसा कहते हुए दादी रोने लगी। तभी अतुल की माँ सावित्री ने अम्मा के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा हम लोगों के साथ क्या गुजरी यह तो केवल हम ही जानते हैं। अम्मा जी की दवाइयों के लिए तो अमित से बड़ी मुश्किल से पैसे निकलवा पाती थी, लेकिन जब मेरी भी तबीयत खराब रहने लगी और मैंने उससे अपनी दवाइयों के लिए पैसे मांगने चाहे, तभी गीतू बहू ने घर में क्लेश शुरू कर दिया और कहने लगी, कोई काम धंधा तो करते नहीं हैं, बस मेरी छाती पर बोझ बनकर बैठी हुई हैं। तुम्हारी माँ और दादी, अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती, आए दिन तो बीमार पड़े रहते हैं। तुम्हारी माँ भी अब कोई काम नहीं कर पाती, मेरे बस का नहीं है इनको बनाकर खिलाना। तुम ऐसा करो कि या तो इन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ो या फिर घर से निकाल दो। गीतू बहू की यह बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा
कि अमित उसे थप्पड़ लगा देगा और कहेगा कि मेरी माँ और दादी के बारे में ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन बेटा मैं तो हैरान रह गई यह देखकर कि अमित को तो बहू की हर बात सही लग रही थी। इस बात को हुए करीब 4-5 दिन मुश्किल से बीते होंगे कि अमित मुझे कहने लगा कि मैं गुड़गांव में रहने वाले अपने मित्र से अम्मा की तबीयत के बारे में बात की है। वह गुड़गांव के एक बड़े अस्पताल में काम करता है। उसने डॉक्टर से कल की अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दी है। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो आपको भी साथ में ले जाएगा। बस आप कल तैयार रहना। वहाँ रहना पड़ सकता है, इसलिए अपने और अम्मा के 2-2 जोड़ी कपड़े भी उठा लेना। मैं तो बहुत खुश हो गई थी कि चलो हमारे बेटे को हमारी कुछ तो चिंता है, इसलिए मैंने जल्दी से पैकिंग भी कर ली। अगले दिन गीतू और अमित हमें गाड़ी में बिठाकर यहाँ लेकर आए। उन्होंने बाहर लगी बरगद के पेड़ के नीचे हमें बैठा दिया और यह कहकर दोनों चले गए कि हम डॉक्टर से नंबर लगवा कर आते हैं। मैं और अम्मा जी बहुत देर तक ही बैठे रहे और उन दोनों के आने का इंतजार करते रहे कि कब वे लोग आएंगे और हमें डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाएंगे। बैठे बैठे न जाने कितने घंटे बीत गए, लेकिन ना तो अमित वापस आया ना ही गीतू बहू का कुछ पता था। मुझे तो चिंता हो रही थी कि आखिर वे लोग रह कहाँ गए। मैं अस्पताल के बाहर घबराई हुई हर जगह अपने बेटे बहू को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, लेकिन उन दोनों का कुछ अता पता नहीं था। लेकिन जो बात मैं नहीं समझ पाई वह बात अम्मा जी समझ गईं कि वे दोनों हमें इतने बड़े शहर में किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर नहीं आए थे, बल्कि वह तो हमसे छुटकारा पाने के लिए यहाँ लेकर आए थे और इतने बड़े शहर में हमें भीख मांगने के लिए छोड़कर चले गए हैं। अपने भाई भाभी की करतूत सुनकर अतुल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तब सावित्री आंखों में आंसू लिए बोली, बेसहारा करने से पहले उन दोनों ने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैं अम्मा जी के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी कि आखिर हमने क्या कमी छोड़ी थी अपने बच्चों की परवरिश में, जो अपने ही बेटे ने हमें यह दिन दिखाया। लेकिन इस समय मैं महसूस किया कि अम्मा जी को तेज बुखार हो रहा था। मैं बिना कुछ सोचे समझे अम्मा जी को अस्पताल में लेकर गई। डॉक्टर को दिखाया तो अम्मा जी को अस्पताल में एडमिट करने की सलाह दी। लेकिन बेटा इतने पैसे तो मेरे पास थे भी नहीं कि मैं इतने बड़े अस्पताल का खर्च उठा पाती। बस हाथ में तेरे पिताजी की दी हुई सोने की अंगूठी थी, उसी को बेचकर जैसे तैसे कुछ पैसों का इंतजाम किया तो अम्मा जी का इलाज शुरू हो गया। लेकिन वह पैसे आखिर कब तक चलते। 3 ही दिन में सारे पैसे खत्म हो गए और अस्पताल वालों ने कह दिया कि अगर पैसे नहीं हैं तो यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा। मैंने आज तक खुद को कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया था। अम्मा जी की हालत देखकर मैं तो बस रोए जा रही थी। तभी एक सफाई कर्मचारी मेरे पास आकर मुझसे रोने का कारण पूछने लगी तो मैंने उसे अपना सारा हाल कह सुनाया। फिर उसने पूछा कि अगर तुम्हें नौकरी दी जाए तो करोगी क्या। मैं झट से हाँ कर दी। उस भली महिला ने अस्पताल में बात करके मुझे सफाई कर्मचारी का काम दिलवा दिया। यहाँ काम करते करते मैं अम्मा जी की देखभाल भी कर लेती थी। लेकिन बेटा रह रहकर अपने ही बेटे द्वारा दिया गया व्यवहार मेरे दिल को बहुत दुखाया करता था। ऐसा कहते हुए सावित्री फपक कर रो पड़ी। माँ की बात सुनते सुनते अतुल लगातार भारी आंखों से अपनी माँ की तरफ ही देखे जा रहा था। उसने महसूस किया कि 1 महीने में ही उसकी माँ बिल्कुल बूढ़ी नजर आने लगी थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भर गया था। माँ और अम्मा दोनों ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थीं। यह सब देखकर अतुल से रहा नहीं जा रहा था। वह गुस्से से उबल रहा था। उसका मन किया कि अभी पुलिस को कंप्लेन कर दूं। अस्पताल के स्टाफ को भेजकर अतुल ने कैंटीन में से अपनी माँ और दादी के लिए खाना मंगवाया। फिर उसने अपनी दादी की सारी रिपोर्ट्स देखी और कुछ टेस्ट करवाए। रिपोर्ट आने के बाद अतुल बोला, अम्मा मैंने आपकी सारी रिपोर्ट चेक कर ली है, सब नॉर्मल है, बस थोड़ी सी कमजोरी है जो खाने पीने का ख्याल रखने से ठीक हो जाएगी। अब हम लोग अपने घर चलेंगे। घर जाने की बात सुनकर सावित्री जी और अम्मा थोड़ी डर गईं, क्योंकि वह लोग इस माहौल में नहीं जाना चाहते थे जहां उनके साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार होता था।
तभी अतुल बोला, माँ दादी, घर आप लोगों का है और उस घर को आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप चलिए मेरे साथ। शाम के समय अपनी माँ और दादी को टैक्सी में बिठाकर अतुल उनके साथ घर पहुंचा, लेकिन अपने भाई भाभी को सबक सिखाने के इरादे से वह अकेले ही घर के अंदर गया। घर में उसकी भाभी गीतू की जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। गीतू और अमित अपने मित्रों के साथ नाच गा रहे थे। अतुल ने घर में पहुंचते ही म्यूजिक बंद करवा दिया। तभी गीतू भड़कते हुए बोली, यह क्या बदतमीजी है? आप लोगों के सब सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले मुझे यह बताइए कि मेरी माँ और दादी कहाँ पर हैं? मुझे अभी के अभी उनसे बात करनी है। तभी उसका भाई अमित बोला, तुम्हें कितनी बार बताएं कि वे दोनों वृंदावन की यात्रा पर गए हैं। अच्छा, लेकिन उस दिन तो भाभी ने कहा था कि वह केदारनाथ की यात्रा पर गए हैं। यह सुनकर उसका भाई शक पका गया। बढ़ते हुए वह कुछ कहने ही लगा था कि उसी समय अतुल के सब्र का बांध टूट गया और चिल्लाते हुए बोला, कितना झूठ बोलेंगे आप लोग? सच सच क्यों नहीं बताते कि आपने उन दोनों को धोखे से घर से बाहर निकाल दिया है? तभी अतुल ने अपनी माँ और दादी को आवाज लगाकर घर के अंदर बुलाया। सावित्री जी ने घर में आते ही अपने बेटे और बहू के गाल पर जोरदार तमाचा रिसीत कर दिया। घर में उपस्थित सभी मेहमान जो अभी तक उनसे हंसकर बातें कर रहे थे और पार्टी का आनंद उठा रहे थे, वे लोग अब उन्हें नफरत की नज़र से देखकर फुसफुसाने लगे और धीरे धीरे करके सभी लोग चले गए। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस भी हाजिर हो गई। तब अतुल ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, यही वह लोग हैं जिन्होंने मेरी माँ और दादी के साथ जानवर से बदतर सुलूक किया है। उन्हें उनके ही घर से निकाल दिया और दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। जिस दुकान पर मेरे भाई ने कब्जा कर लिया है, वह दुकान भी मेरी दादी के नाम पर है। जैसे ही गीतू और अमित ने पुलिस को देखा, उन्हें दिल में तारे नजर आने लगे। वे दोनों झट से अपनी दादी और माँ के पैरों में गिरकर बोले, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी सावित्री जी ने कहा, जो गलती तुम लोगों से हुई है उसके लिए मैं तो क्या, भगवान भी तुम्हें कभी नहीं माफ़ करेगा। तभी पुलिस कांस्टेबल बोला, अब चलिए बाकी की बातें थाने में चलकर करेंगे। पुलिस की हर बात सुनकर गीतू अंदर तक कांप गई और उदासी आवाज़ में बोली, माँ प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। पर सावित्री पत्थर बनी खड़ी रही, लेकिन जैसे ही पुलिस उन्हें घसीटकर बाहर की ओर जाने लगी, तभी सावित्री जी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि मैं अपनी कंप्लेन वापस लेती हूँ। यह सुनकर गीतू और अमित खुश हो गए। फिर सावित्री जी ने कहा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हमने तुम्हें माफ़ कर दिया। माफ़ी तो तुम्हें ज़िंदगी भर नहीं मिलेगी। अपनी कंप्लेन मैं केवल अपने पोता पोती की वजह से वापस ले रही हूँ, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब शायद उन्हें अपने माँ बाप घर में पड़े पुराने और फालतू सामान की तरह लगते हैं, लेकिन बचपन में तो माँ बाप भगवान समान ही लगते हैं। सावित्री जी की बातें सुनकर गीतू और अमित की नज़रें झुक गईं। शायद वह अपने किए पर शर्मिंदा थे। फिर सावित्री जी ने कहा, अब अपना सामान उठाओ और दूर हो जाओ हमारी नज़रों से। मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। आज से मेरा केवल एक ही बेटा है और वह है अतुल। अपनी माँ के मुंह से यह बात सुनकर अमित की हैरानी का ठिकाना न रहा। अमित और गीतू सावित्री जी के आगे रोते रहे, लेकिन अब इस बात के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उनके कुकर्मों की सज़ा उन्हें सुना दी गई थी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए क्रिस सिंह आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।